अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें हमने एक मॉडल डिस्कस करना है और उस मॉडल में वोल्टेज गेन की क्या वैल्यू आती है ये डिस्कस करनी है। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा जो रिसेंट टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आज हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसकी हेडिंग है ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे उस डायग्राम को जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में ओप एम्प की बात करनी है। इसके बाद हमने इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करने हैं जिसमें ये टर्मिनल प्लस VCC का सिंबल रखता है और जो ये टर्मिनल है ये माइनस VCC का सिंबल रखता है। इसके अलावा यहाँ पे ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इसके लिए आमतौर पे V नेगेटिव का सिंबल यूज होता है और जो हमारा नेक्स्ट कनेक्टिंग टर्मिनल है वो यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इस पे अप्लाइड सिग्नल को हम यूजुअली V प्लस का सिंबल असाइन करते हैं। इसके अलावा हमने ये आउटपुट टर्मिनल ड्रॉ करना है और इसके साथ यहाँ पे हमने एक ग्राउंड टर्मिनल रिप्रेजेंट कर देना है। तो दिस इज आउटपुट टर्मिनल एंड दिस इज ग्राउंड टर्मिनल जहाँ पे 0 वोल्ट मौजूद है। अब हमें ये बात पता है कि हमें जो आउटपुट मिलनी है वो आउटपुट कहाँ से मिलनी है। आउटपुट मिलनी है हमें V आउटपुट और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में। दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमें इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में आउटपुट मिल रही होगी और हमने जो इनपुट प्रोवाइड करनी है वो कहाँ प्रोवाइड करनी है। इनपुट प्रोवाइड करनी है हमने V नेगेटिव और ग्राउंड के दरमियान में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एक इनपुट सिग्नल को और चूंकि हमें ये बात पता है कि हमारे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन है दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज वो बहुत हाई है, 10⁵ के ऑर्डर का है। सो इस वजह से अगर V प्लस के ऊपर कोई छोटा सा सिग्नल भी अपेयर हुआ तो 10⁵ टाइम्स एम्पलीफिकेशन के बाद वो हमारे आउटपुट को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। इसलिए इसका हल ये है कि हम अपने इस V प्लस टर्मिनल को ग्राउंड कर दें। इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम ये काम भी कर सकते हैं कि इस लाइन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें ग्राउंडिंग टर्मिनल के साथ इस तरह से। सो अब भी इस सूरत में भी ये ग्राउंड हो चुका है। अब अगली बात ये कि हमें ये बात नहीं पता कि इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसी है। दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो क्या है, वो है अननोन। तो हम ये बात तो पता लगा नहीं सकते कि इसमें इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर कितना करंट एंटर हो रहा है और अंदर किस तरीके से एम्पलीफिकेशन हो रही है और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। ये बातें अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे आपने यही बात डिस्क्राइब करनी है कि हम रेजिस्टेंस कौन सी कनेक्ट कर रहे हैं, R1 जिससे गुजरने वाला करंट I1 है और रेजिस्टेंस R2 है और इससे गुजरने वाला करंट I2 है। और आपने क्या करना है, आपने R1 को एज लो
एज पॉसिबल बनाना है, और इसके अलावा जो R2 है इसको एज हाई एज पॉसिबल बनाना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि नो करंट एंटर्स ओप एम्प। दैट मीन्स हमारा ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके अपने अंदर कोई करंट एंटर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जितना करंट I1 यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा का सारा I2 से गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर इस सर्किट के अंदर से करंट गुजर गया तो उसके साथ क्या होना है हमें कुछ पता नहीं चलना। और एमीटर का एक कनेक्शन यहाँ पे V नेगेटिव के साथ है और एक आउटपुट के साथ है, और ये एमीटर हमें अपनी रेजिस्टेंस की वजह से करंट मेजर करके दे रहा है, और हमने क्या करना है इन दोनों एमीटर से गुजरने वाले करंट्स की वैल्यू सेम सेट करनी है। एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है, और हम एक्चुअल एमीटर की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, लेकिन हम उसके साथ सीरीज में और रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। हमने रेजिस्टेंस R2 को बढ़ाते चले जाना है और R1 को कम से कम करते चले जाना है उस पॉइंट तक कि I1 और I2 इक्वल रहें, कोई भी करंट यहाँ पे एंटर ना होने पाए। अगर कोई करंट यहाँ पे एंटर होता है तो आपने क्या करना है, फिर R1 को थोड़ा सा लो कर देना है ताकि जो करंट है वो अंदर जाने के बजाय बाहर की तरफ से फ्लो कर सके, और अंदर जाने की वजह से जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में करंट के साथ हो रहा है वो ना हो। सो हम इस पॉइंट को पॉइंट P का नाम देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं अब अप्लाई किरचॉफ्स करंट रूल एट पॉइंट P। पॉइंट P के ऊपर किरचॉफ करंट रूल अप्लाई कर दें। हमें यह बात पता है कि किरचॉफ करंट रूल या पॉइंट रूल के मुताबिक किसी भी कॉमन पॉइंट या नोड के अक्रॉस फ्लो करने वाले तमाम करंट्स का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और अगर करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द कॉमन पॉइंट पॉजिटिव लिया जाए तो करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम कॉमन पॉइंट नेगेटिव लिया जाता है और सम 0 के इक्वल आ जाता है। या फिर पॉइंट P की तरफ आने वाला करंट और वहां से जाने वाले करंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो ये I1 और I2 इक्वल है। हमने कंडीशन इस तरह से बनाई हैं कि R2 के हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू रखते हुए भी कोई करंट ऑप एम्प के अंदर से फ्लो ना कर पाए, सारा का सारा करंट R2 से गुजरना चाहिए। जिस बात को श्योर करने के लिए हमने R2 के साथ एक एमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। सो अब हम इस एक्सटर्नली फ्लोइंग करंट I2 की मदद से इस ऑप एम्प के गेन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हमें यह बात पता है कि जो ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट किसके इक्वल होता है, V ओवर R के इक्वल होता है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल डेल्टा V यूज करेंगे, जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, डेल्टा V1 ओवर R1, और ये बन जाएगी डेल्टा V2 ओवर R2 के इक्वल। अब हम ये बात जानते हैं कि डेल्टा V में हाई वैल्यू पहले और लो पोटेंशियल वाली वैल्यू बाद में लिखी जाए। अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो चूंकि करंट यहाँ पे राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यकीनन जो ये वाला पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पे और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे मौजूद होगा। सो अगर इस जगह के ऊपर पोटेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, यहाँ पे तो इनपुट सिग्नल कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि पहला सिग्नल लिख देंगे V इनपुट, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर कौन सा पोटेंशियल कनेक्टेड है, यहाँ पे तो V नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट पोटेंशियल को V नेगेटिव लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, R1 के साथ। इसके बाद डेल्टा V2 की बात कीजिए, यहाँ पे भी करंट राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे मौजूद है, तभी करंट हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। इसलिए हमने इस पॉइंट की बात करनी है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वही जो यहाँ पे है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V नेगेटिव के इक्वल। सो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे V नेगेटिव लिखना है, उसमें से माइनस क्या करना है, इधर आने वाला पोटेंशियल जो यहाँ पे भी आ रहा है या फिर V आउटपुट के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा V आउटपुट, और डिवाइड किससे किया जाएगा, R2 के साथ। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी इस मॉडल की डिस्कशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सर्टेन प्रिंसिपल डिस्क्राइब करना है, जिसका नाम है
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक चूंकि ओपन लूप वोल्टेज गेन V output over V input, that means open loop voltage gain V output over V plus minus V minus बहुत हाई वैल्यू रखता है। कितनी? 10⁵, 1 लाख गुना गेन है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आने वाला सिग्नल सिर्फ 0.1 मिलीवोल्ट का भी हो तो आउटपुट माइनस VCC आ जानी है। इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाइड सिग्नल अगर प्लस 0.1 मिलीवोल्ट का भी है विद रिस्पेक्ट टू V नेगेटिव के V नेगेटिव 0 पे है, तब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने इसको 0.1 मिलीवोल्ट कहा है तो दूसरा 0 पोटेंशियल पे है, और जब पहले वाले को 0.1 मिलीवोल्ट पे कहा था तो दूसरा 0 पे कंसीडर था। तो अगर V प्लस के ऊपर जो सिग्नल है वो 0.1 मिलीवोल्ट मैग्नीट्यूड रखता है तो आउटपुट प्लस VCC आनी ही आनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस तो हमेशा सैचुरेशन में काम करता है, और जितना मर्जी छोटा सिग्नल V प्लस और V माइनस के दरमियान में अप्लाई किया जाए हमें सैचुरेशन मिल जाती है। तो हमें फिर इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज की रेशियोज हैं ये इस कदर ज्यादा हैं कि हमें सैचुरेशन मिल ही जाती है। तो आपने फिर इसे 10⁵ नहीं लिखना, आप इसे इन्फिनिटी लिख लें कि इस कदर हाई वैल्यू है कि हमें हर सूरत सैचुरेशन मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V आउटपुट के डिनोमिनेटर में यकीनन 0 है। दैट मीन्स V प्लस और V माइनस में डिफरेंस इस कदर स्मॉल है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तभी ओपन लूप गेन इन्फिनिटी हो गया है। सो इस बात का मतलब क्या हुआ कि V प्लस V माइनस भी नियरली इक्वल टू 0 है। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, नियरली इक्वल है। इसका मतलब है V प्लस वर्चुअली इक्वल है V नेगेटिव के। दैट मीन्स इस डायग्राम के मुताबिक जैसे कि V प्लस ग्राउंड से कनेक्टेड है, दैट मीन्स V प्लस इज इक्वल टू 0। V प्लस पे ग्राउंड कनेक्टेड होने की वजह से 0 वोल्ट है। सो V नेगेटिव इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कि अगर V प्लस ग्राउंडेड है तो V नेगेटिव भी वर्चुअली ग्राउंडेड है। सो अब हम चलते हैं वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी गई थी? V इनपुट माइनस V नेगेटिव ओवर R1 इज इक्वल टू V नेगेटिव माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी, हमें ये बात पता है कि V नेगेटिव किसके इक्वल है? नियरली इक्वल टू 0 है। सो इस वजह से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन 1 becomes V input minus 0 over R1 is equal to 0 minus V output over R2, या फिर V input over R1 is equal to minus V output over R2। अब जरा रीअरेंजमेंट्स करनी है। यहाँ पे V इनपुट ओवर R1 के साथ R2 को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन की राइट साइड पे ये डिवाइड हो रहा था। और इसके अलावा हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करके V इनपुट R2 ओवर R1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस V आउटपुट। अब जो V इनपुट यहाँ पे इस जगह के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी R2 ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर V इनपुट। रीअरेंज कीजिए, ये लिखा जाएगा माइनस V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू R2 ओवर R1, या फिर V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज को हम चूंकि गेन कहते हैं और गेन के लिए बुक ने सिंबल G यूज किया है, सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? गेन ऑफ ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय माइनस R2 ओवर R1। यहां से हमने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है किसकी?
कंक्लूजन की, जिसमें हमने ये बात बतानी है कि प्रोवाइडेड दैट I1 is equal to I2, that means no current enters the op amp. तो उस सूरत में गेन डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस R2 के ऊपर, गेन डिपेंड करता है रेजिस्टेंस R1 के ऊपर इनवर्सली, और गेन के एक्सप्रेशन में एक नेगेटिव साइन मौजूद है, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इन्वर्टेड आउटपुट है, या फिर मैथमेटिकली ज्यादा क्लियर मीनिंग में बात की जाए इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट है वो -VCC के इक्वल है। सो अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर V पॉजिटिव के ऊपर 0 पोटेंशियल आ रहा है और V नेगेटिव उसके हिसाब से पॉजिटिव है, तो आउटपुट -VCC आना है। दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर -10 वोल्ट अप्लाइड है तो आउटपुट पे भी -10 वोल्ट आएगा। अगर आपने यहाँ पे +10 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे उस वक्त +10 वोल्ट ही आ रहा होगा। और अगर आपने यहाँ पे इस टर्मिनल को भी ग्राउंड कर दिया है, उसका मतलब है यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो फिर यहाँ पे भी 0 वोल्ट आउटपुट के तौर पे अपेयर हो रहा होगा। इसके बरक्स अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे 0 पोटेंशियल आ जाए, इसका मतलब है फिर ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये वाला लो पे आ गया है। सो इस वजह से फिर आउटपुट क्या आनी है, फिर आउटपुट +VCC आनी है। जब हम कहते हैं कि हमने V नेगेटिव और ग्राउंड के दरमियान में इनपुट प्रोवाइड की है, उसका मतलब ये होता है कि V नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे और V प्लस वाला जो टर्मिनल है वो 0 पोटेंशियल के ऊपर ही मौजूद होगा। अब इसके बाद बुक ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस की है, और वो एग्जाम्पल क्या है कि लेट से कोई ऐसा केस है जिसमें I1 और I2 को इक्वल रखते हुए हमने रेजिस्टेंस R1 को 10 किलो ओम कनेक्ट किया है और R2 को एज हाई एज पॉसिबल किया है। तो ये बात पता चली है कि 100 किलो ओम तक जाते हुए भी कोई करंट इसके अंदर से एंटर होके नहीं गुजरा। तमाम का तमाम करंट I1 रेजिस्टेंस R2 से गुजरा है। दैट मीन I1 और I2 इक्वल ही रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस सर्किट के लिए फिर गेन की वैल्यू क्या होगी। तो जो गेन का एक्सप्रेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए वो क्या एक्सप्रेशन रखता है, -R2/R1। आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट, हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, R2 की जगह के ऊपर 100 किलो ओम और R1 की जगह के ऊपर 10 किलो ओम। अब किलो ओम से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स वैल्यू पुट करते किलो की, दैट मीन्स 10⁻³ ओम्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता 10 × 10⁻³ ओम्स। उस सूरत में भी इस 10⁻³ ओम ने ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाना था और गेन का एक्सप्रेशन क्या बनना था, ये बनना था -100/10 के इक्वल, या फिर -10 के ऊपर, जहाँ पे माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात भी बताता चलूं कि ये हमने सिर्फ एक मॉडल डिस्कस किया है, कनेक्शंस इसके कई तरह से बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि हमने यहाँ पे V+ के साथ रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट की होती और R2 यहाँ कनेक्ट की होती, तो एक डिफरेंट मॉडल हम डिस्कस कर रहे होते। तो बहुत सारे इसके कनेक्शन बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स के जरिए से हम इस मॉडल के गेन को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बुक ने मॉडल डिस्कस किया है हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है। अब अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद MCQs डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ op amp is to be used as an inverting amplifier, तो इनपुट सिग्नल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। पहली ऑप्शन है इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है V नेगेटिव और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान में। तो इसका मतलब है पहली ऑप्शन इनपुट सिग्नल इज प्रोवाइडेड बिटवीन V नेगेटिव एंड ग्राउंड, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आउटपुट सिग्नल इज ड्रॉन फ्रॉम V आउटपुट एंड ग्राउंड। तो यहाँ पे V आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान में हम क्या करते हैं, आउटपुट ड्रॉ करते हैं, और इस केस में V+ जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सो V+ इज ग्राउंडेड। सो इसका मतलब है तमाम ऑप्शन ही ठीक हैं। सो D इज आर करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, when an op amp is working as inverting amplifier, the current through resistance R1 is equal to current flowing through
R2. If R1 is 5 kilo ohm and R2 is 80 kilo ohm, what must be gain of op amp? So again expression है minus R2 over R1 और यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 80 किलो ओम और R1 की वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम। तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे कैंसिलेशन मजीद करते हैं तो क्या आएगा -1 और फिर 3 रिमाइंडर है 30 16। सो -16 इसका गेन है जहाँ पे माइनस साइन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेन ऑफ एन ओप एम्प इज -15। सो जी की वैल्यू गिवन है इट इज -15। What must be the value of R2 if R1 is 9 kilo ohm when the current through the resistance R1 is equal to current flowing through R2? So again gain का एक्सप्रेशन है -R2 over R1 और हमें क्या करना है, हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो R1 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा जाएगा -R2 इज इक्वल टू G टाइम्स R1 या फिर R2 इज इक्वल टू -G R1 और R1 की वैल्यू कितनी है, इट इज 9 किलो ओम्स। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, R2 इज इक्वल टू माइनस और G की वैल्यू कितनी है -15 और R1 की वैल्यू कितनी है, इट इज 9 किलो ओम्स। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमने सिंपली क्या करना है 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जुबानी करने के लिए हम यहाँ पे 10 + 5 लिख देते हैं और इसको 9 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स हमने 10 × 9 + 5 × 9 को सॉल्व करना है, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सो दैट मीन्स R2 कितना है, इट इज 90 + 45 किलो ओम्स या फिर 135 किलो ओम्स। दैट इज आवर ऑप्शन सी। सो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs भी डिस्कस किए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं। इसमें सिग्नल किस तरह से हम इन्वर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट सिग्नल हमें आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में मिलता है। इसके अलावा हमें ये बात भी पता चली कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज यूज कर सकते हैं अगर दोनों रेजिस्टेंसेस में से गुजरने वाला करंट इक्वल हो तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।